दोस्तों हम जो भी चीज़ खरीदते हैं आपने देखा होगा कि वो उसके वजन के हिसाब से खरीदी जाती है। अब मापदंड अलग हो सकते हैं लीटर के हिसाब से या फिर किलोग्राम के हिसाब से, पर भार देखा जाता है उनका। लोग अपने भार को लेकर भी काफी चिंतित रहते हैं, पर कभी आपने पृथ्वी के भार के बारे में सोचा है कि पृथ्वी का वजन क्या होगा? पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो क्या हम इसके वजन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं? इन सब बातों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे आज। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बड़े ही दुख की बात है कि इतना टेक्नोलॉजी में आगे होने के बाद भी हम पृथ्वी के वजन को नहीं नाप सकते। तो पहली चीज तो दोस्तों कि भार है क्या? तो भार किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका भार निर्धारित करता है, क्योंकि भार चेंज हो सकता है पर द्रव्यमान चेंज नहीं होता। तो क्या हम पृथ्वी के द्रव्यमान को या मास को निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकाल दिया है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान है लगभग 5.9722 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम में, और अगर 13.1 सेप्टिलियन पाउंड में है, या फिर 5.972 मल्टीप्लाई 10⁻21 मीट्रिक टन है। पृथ्वी का वजन जो है वो भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि वजन गुरुत्वाकर्षण के कारण अलग अलग हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्रीय आकर्षण के कारण होता है, जो हर एक वस्तु को पृथ्वी की तरफ आकर्षित करता है। और आप जानते हो कि ये प्रक्रिया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार होती है। अगर आप पृथ्वी से दूर जाते हो तो भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता है। पृथ्वी के अंदर जाओगे तो भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता है, क्योंकि जो सरफेस जो मास ऊपर छूटता जा रहा है वो आपको ऊपर की तरफ खींचेगा, जो केंद्र है वो अंदर की तरफ खींचेगा। तो इस वजह से आपका जो जी का मान है वो कम होता जाता है और केंद्र पर शून्य हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो जी की वैल्यू है वो सतह पर ही होती है किसी भी प्लेनेट पर, और किसी भी प्लेनेट का मास ही उसका जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है उसको तय करता है, जी की वैल्यू तय करता है। जो भी जितना डेंस होगा ना वो उतना अधिक गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डालेगा। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप देख रहे हो कि जी की वैल्यू डिफरेंट होती जा रही है हर जगह पर। तो अगर जी की वैल्यू डिफरेंट होगी तो भार भी पृथ्वी का डिफरेंट होता जाएगा हर सिचुएशन के हिसाब से। इसीलिए हम पृथ्वी का भार बता ही नहीं सकते। जी की वैल्यू पोल पर अलग हो जाएगी, केंद्र पर अलग हो जाएगी, इस वजह से भी डिफर कर जाएगा जो वैल्यू होगी भार की वो भी। तो कुल मिलाकर जो वजन है उसको एक स्थिर संख्या में व्यक्त करना असंभव है बिल्कुल। इसीलिए हम भार नहीं बता सकते पृथ्वी का। वैसे अगर आपको निकालना है तो किसी चीज का आप वेट निकाल सकते हो उसमें 9.81 का मल्टीप्लाई कर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको भार की परिभाषा बताई थी स्टार्टिंग में, वही चीज दोबारा यहाँ पर कहना चाहूंगा कि भार किसी वस्तु पर था। अब किसी ऑब्जेक्ट पर उस गुरुत्वाकर्षण का कितना प्रभाव पड़ रहा है उसके हिसाब से उसका तो मास वगैरह और वेट निकाल सकते हो, लेकिन पृथ्वी का कैसे निकालोगे? वो किसी के सापेक्ष तो नहीं हो रहा ना। पृथ्वी पर कोई जी का मान नहीं लगा रहा, पृथ्वी जी का मान लगा रही है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर। मतलब कि पृथ्वी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रही है, पृथ्वी को कोई नहीं खींच रहा। हाँ, वो बात अलग है कि अन्य प्लैनेट्स वगैरह हो गए, स्टार्स हो गए, वो पृथ्वी को खींच रहे हैं, बांधे रख रहे हैं पूरे सौर मंडल को, सबको। लेकिन हम सभी का तो भाई फिर उनकी वैल्यू के हिसाब से नहीं लगा, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे तो मैटर बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए जो भसड़ ना हो इसलिए हम वेट निकालते ही नहीं है अर्थ का, सीधे मास निकालो, मास। कैवेंडिश ने 1797 में एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इससे हेनरी कैवेंडिश ने गुरुत्वाकर्षण के मापदंड और पृथ्वी के मास का अनुमान लगाया, और एक तरह से उन्होंने इस चीज की आधारशिला रखी थी। मतलब तब गुरुत्वाकर्षण के बारे में इतना कोई जानकारी वगैरह थी नहीं। कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट पृथ्वी के मास को निर्धारित करने का प्रमुख आधार स्थल था। उन्होंने 2 स्फेरिकल शेप की जो भार वाली 2 गेंदें ली थी, जिनको उन्होंने एक नदी पर फ्रीली सस्पेंड किया। फिर उन्होंने और 2 बड़ी लोहे के आकार की मतलब एक गेंद वगैरह व्यवस्था को बनाया और उसे छोटे गेंद के चारों ओर स्थापित कर दिया। जब जो गेंद थी स्थिर रूप से नदी पर तैरती थी या ऑसिलेट करती थी, तो कैवेंडिश ने बड़े गेंद के प्रति छोटे गेंद के परतंत्र गतिविधि को ध्यान से देखा। तो क्या देखा? इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल ने बड़े गेंद को हल्का सा मोड़ दिया था या हिला दिया था, और छोटे गेंद के प्रति एक अलग जो गतिविधि है उसको उत्पन्न किया। तो अब उनके पास 2 जो ऑसिलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। एक तो पहले वाली स्थिर अवस्था वाली, और एक जब छोटा गेंद बड़े गेंद के पास से गुजरता था तो बड़े गेंद को थोड़ा सा हिला देता था, उसके ऑसिलेशन में और फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता था। उन्होंने इन्हीं फ्रीक्वेंसी के बदलावों को मेजर किया और इसी से फिर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के मान और पृथ्वी के मास का अनुमान लगाया। तो इस तरीके से हमने अर्थ के मास को भी कैलकुलेट कर लिया, और जो उसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव था उसको भी। स्टार्टिंग थी ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ था, इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती रही थी।
लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण वगैरह है और जो मास है इसके निकालने के और भी कई तरीके होते हैं, तो काफ़ी सारे हैं। इनमें से कुछ के बारे में मैं एक एक लाइन में बताता चलता हूँ। जैसे कि ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है कि प्लैनेट्स हो गया, मून हो गया और अन्य जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके माध्यम से अर्थ का मास निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा है कैपिलर्स लॉ, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, इसके बारे में तो पता ही होगा कि ग्रहों की गतियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें ग्रहों का आकर्षण एक नियमित तरीके से होता है जो उनके मास और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अगला है सैटेलाइट ऑर्बिट्स, तो इसमें क्या होता है कि सैटेलाइट की गति को मॉनिटर करके अर्थ का मास निर्धारित किया जा सकता है। सिस्मोलॉजी, तो इसमें क्या है कि अर्थ के भीतर की गतिविधियों का अध्ययन करके भी उसके मास का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है मास डेफिसिट, तो इसमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में सैटेलाइट्स की ट्रेजेक्टरीज में परिवर्तन को ऑब्जर्व करके उसका मास कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है लूनार परटर्बेशन, तो चांद की गति में परिवर्तन को स्टडी करके भी अर्थ के मास को कैलकुलेट किया जा सकता है। और सोलार सिस्टम डायनेमिक्स, इससे भी हम पृथ्वी का जो मास है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइडल इफेक्ट्स, इससे भी पता चलेगा लेयर कितनी ऊपर उठ रही है, फिर किस फोर्स से नीचे गिर रही है, मतलब इन सब से भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स, इससे भी हम पता लगा सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि जो अपने गुजरात में 10,000 साल पहले एक गिरा था एस्ट्रॉयड, तो उससे काफ़ी चीज़ें पता लगाई जा रही है। एटमॉस्फेयर मॉडलिंग, इससे जो एटमॉस्फेयर का मॉडल है उसको बनाकर भी पता लगा सकते हैं। रेडियो एक्टिविटीज़ डीके, इससे तो खैर पता लगा ही सकते हैं कि अर्थ के अंदर के माध्यम से रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करके फिर हम पता लगा लेंगे, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसी को जीपीएस कहते हैं, तो इसके माध्यम से भी वही मैपिंग वगैरह करके कुछ तो उससे पता लगाएंगे। नेक्स्ट है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, इसके माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं। तो देखा आपने कितने सारे तरीके हो गए, इसके अलावा भी हैं कई। तो अभी तक हमने सीखा दोस्तों कि जो अर्थ है उसका भार क्यों नहीं निकाल सकते और उसका मास कितना होता है और उसे कैसे निकाला जाता है या किन किन विधियों से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें पृथ्वी का मास निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके भी कई कारण हैं। पहला है कि ग्रेविटेशनल स्टडीज़ के लिए, मतलब ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शंस और गति के नियमों को समझ सकें, इसलिए ये जरूरी था। इससे हम अपने और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल इफेक्ट को भी समझ सकते हैं। दूसरा स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है इसमें, जैसे कि सैटेलाइट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, और एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए हमें पता तो होना चाहिए भाई कौन से ग्रह का मास कितना है, तो वो कितना ग्रेविटेशनल इफेक्ट आप पर लगाएगा या आपके जो भी ऑब्जेक्ट भेजोगे सैटेलाइट वगैरह उन पर लगाएगा। इससे ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशंस और स्पेस क्राफ्ट की गति को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अपन ने चंद्रयान मिशन भेजा ही है, तो उसमें क्या है कि चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का, तो वो सब देखा जाता है कितनी स्पीड मिल पाएगी या किस हिसाब से क्या करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। नेविगेशन के लिए भी अर्थ के मास का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है नेचुरल फेनोमेना स्टडी के लिए, जैसे कि आप देखते हो कि अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, टाइड्स आ जाती हैं और बहुत सारे डिजास्टर होते रहते हैं, तो उनको समझने के लिए हमें मास है जो अर्थ का वो समझना बहुत ज़रूरी था। कोर में हलचल होती है जिस कारण से ज्वालामुखी आते हैं। और नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट आप जानते हो क्या हाल मचा रखा है हमने क्लाइमेट में, तो इसमें क्या होता है कि आपका सी लेवल चेंजेस और क्लाइमेट पैटर्न को एनालाइज करने में मदद मिलती है। अगर किसी ने भी गलती से यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आपको पता है कि अब चंद्रमा पर कारें दौड़ने वाली है, रियल में कारें मजाक नहीं कर रहा यार, मैं एकदम डिजाइनिंग कारें दौड़ेंगी। आपको अगर इस बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से जाकर देखना।